गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें हमने आपको उपभोक्ता का संतुलन वगैरह सब बता दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे आय एवं मूल्य में परिवर्तन। आय एवं मूल्य में क्या परिवर्तन होता है ये हमें समझना है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा उपभोक्ता का संतुलन या मान के तय किए हम लोग, इस या मान के बनाया गया कि हमारी आय स्थिर है तथा दोनों वस्तुओं की मूल्य बाजार में दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन यह केवल स्थिर अर्थव्यवस्था में ही संभव है। हम लोगों ने क्या माना कि हमारी आय और जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से स्थिर है, आय में कोई चेंजेस नहीं हो रही। अगर आय में चेंजेस होगी तो ये नियम लागू नहीं होगा। लेकिन लेकिन यह केवल स्थिर अर्थव्यवस्था में संभव होता है। परंतु आज के वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था स्थिर न होके गतिशील होती है। आज हम लोग देखते हैं कि मूल्य में, आय में हमेशा परिवर्तन होता ही रहता है। कभी किसी के आय में परिवर्तन होता है, कभी मूल्य में परिवर्तन होता है, कभी लोगों के इंटरेस्ट में परिवर्तन होता है, कभी उसकी रुचि चेंज हो जाती है, कभी उनका पसंद चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आय एवं मूल्य में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। यहाँ हम देखते हैं कि मूल्य में कमी के कारण आय तथा प्रतिस्थापन प्रभावों की व्याख्या प्रोफेसर मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण में नहीं की गई थी, ठीक है। अभी तक ऊपर हमने जितने भी प्रोफेसर मार्शल की परिभाषाएं पढ़ी, सब में हमने देखा कि आय और मूल्य स्थिर है, इकाइयां स्थिर है। अगर वो अर्थव्यवस्था स्थिर ना हुई तो जो भी सिद्धांत हम लोग पढ़े हैं वो काम नहीं आएगा। लेकिन उनकी जो परिभाषा थी, जो सिद्धांत थे, उसमें सबसे बड़ी गलती यही थी कि वो आय और मूल्य को स्थिर मानकर चलते थे। जबकि अभी के वक्त में, अभी के समय में, जो समय में हम लोग जी रहे हैं, उस समय में आय भी बदलते रहता है, मूल्य भी बदलते रहता है, वस्तुओं की रुचियां भी बदलती रहती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमें और भी प्रभावों का अध्ययन करना पड़ेगा। जो प्रभाव मार्शल के हिसाब से नहीं थे, उन प्रभावों का अध्ययन करना पड़ेगा हमें आधुनिक अर्थव्यवस्था के चलते। तो इसमें हम 3 चीजों का अध्ययन करेंगे। जैसे पहला है आय प्रभाव, दूसरा हमें अध्ययन करना पड़ेगा प्रतिस्थापन प्रभाव, आपको पता है कि अभी हम कुछ दिनों में हमारी रुचियां चेंज हो जाती है। हमें कभी कुछ पसंद आता है, कभी कुछ पसंद आता है। नए नए जैसे जैसे सामान मार्केट में लॉन्च हो जाते हैं तो हमारी भी चॉइस, हमारा भी पसंद बदलता रहता है। तो उसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। और तीसरा है मूल्य प्रभाव। ये तीनों हमारी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से गतिशील बनाती है और ये तीनों हमारे अर्थव्यवस्था को चेंज करते रहती है, ठीक है। ये स्थिर अर्थव्यवस्था नहीं होने देती। आय में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, वस्तुओं में परिवर्तन होता रहता है, मूल्य में परिवर्तन होता रहता है। तो अब इस तीनों आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और मूल्य प्रभाव को हम लोगों को डिटेल से पढ़ना है। और सब में मैं एक फिगर बना के आपको बताऊंगी ताकि चित्र द्वारा ये ज्यादा स्पष्ट हो सके। अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे आय प्रभाव। हमें सबसे पहले देखना है आय प्रभाव। अब हम आपको बता देते हैं कि आय प्रभाव में क्या क्या चीजें आती हैं। देखिए, आप ध्यान देंगे और इसको लिख लेंगे, ठीक है। आय प्रभाव, द इनकम इफेक्ट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आय प्रभाव मतलब हमारे आय में चेंजेस, हमारे इनकम में चेंज जो हमेशा होते रहता है। यदि वस्तुओं के मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो, ध्यान देंगे, अगर वस्तुओं के मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो लेकिन उपभोक्ता की आय में वृद्धि अथवा कमी हो तो वह पहले से ज्यादा
या कम संतोष प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं आय प्रभाव का मतलब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उनकी खरीदारी में भी परिवर्तन होता है। सिंपल सिंपल शब्दों में आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए हमारी इनकम कम हो जाती है तो हम कम खरीदारी करेंगे, और अगर हमारी इनकम ज़्यादा हो जाती है तो हम ज़्यादा खरीदारी करेंगे। जब हम कुछ ज़्यादा सामान खरीदारी करते हैं तो हमें ज़्यादा संतोष मिलता है, और जब कम सामान खरीदारी करते हैं तो कम संतोष मिलता है। एक तो इस तरह का लॉजिक हो गया, और दूसरा लॉजिक ये हो गया कि जब हमें किसी चीज़ की बहुत अधिक आवश्यकता होती है और उस चीज़ को हम खरीदारी करते हैं तो हमें सबसे अधिक संतुष्टि मिलती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आय प्रभाव को किस तरह से चित्र के द्वारा डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो मैं एक चित्र के द्वारा इसे डिफाइन करूंगी। क्योंकि बोर्ड आज थोड़ा छोटा है इसलिए इसको मिटा देती हूँ। आप लिखेंगे आय प्रभाव को चित्रों द्वारा दर्शाएं। अगर आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि आय प्रभाव क्या है, तो आप आय प्रभाव लिखने के बाद एक चित्र द्वारा उसे स्पष्ट करेंगे। ठीक है, चित्रों द्वारा दर्शाएं। चित्र देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक ओरिजिन होता है और उसी ओरिजिन से दो बिंदु जाती है। एक बिंदु है y और एक बिंदु है x। ये y बिंदु है और ये x बिंदु है। ठीक है, और ये है हमारा ओरिजिन। देखिए, इसको थोड़ा सीधा करना है। आप चूंकि स्केल से मदद लेंगे, ये x बिंदु है और ये y बिंदु है, सॉरी ये x बिंदु है और ये y बिंदु है, और ये है हमारा ओरिजिन O। ठीक है, यहाँ तक जाने के बाद देखिए, इसमें हमें लेना है n, लेना है n1 लेना है, n2 एंड n3। ठीक है, हम नीचे में ले सकते हैं। ये तो हमारा ओरिजिन है। इसके बाद हम लेंगे m1 m2 एंड m3। ठीक है, जब मैं इसे बना लूंगी तो मैं इसे पूरी तरह से क्लियर कर दूंगी कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, और आप किसको किससे मिला रहे हैं। यहाँ देखिए, अगर हम इस तरह से देखते हैं, ये नंबर है तो x m के साथ जाकर मिलता है, n मिलेगा m के साथ, n1 मिलेगा m2 के साथ, n2 मिलेगा m2 के साथ, और n3 मिलेगा m3 के साथ। ठीक है, उसके बाद Q आता है क्वांटिटी। तो इस तरह का एक लाइन बनाते हैं हम लोग, जिसमें Q पहले आता है, Q क्वांटिटी, यहाँ से आएगा Q1। चूंकि क्वांटिटी बढ़ रही है तो ये Q1 Q2 Q3 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि ये क्वांटिटी को बढ़ा रहा है, ये दिखाता है कि आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है। ये है IC1, ये है IC2, ये है IC3 और ये है IC4। ये जो IC4 है ये क्या है, तटस्था रेखा, एक तटस्था रेखा है। इस तरह से इसको हम कट करते हैं। ये जो रेखा जाती है, ये रेखा यहाँ पर अपने में कट होती है। हाँ, ये रेखा अपने में कट होती है। एक बिंदु ऐसा होता है जो सब जितना भी हमारा क्वांटिटी है उन सब को कट कर देती है, और वो कट की हुई रेखा कहलाती है ICC। चूंकि ये x है तो इसे हम लिखेंगे x वस्तु, और यहाँ हो जाएगा y वस्तु।
ठीक है, ये एक फिगर बन गया, ये फिगर आपको मिल गया बना हुआ कि आय प्रभाव को हमको किस तरह से दर्शाना है। अब आप मेरी बात को सुनिए और कॉपी में नोट कीजिए कि इस चित्र में क्या क्या स्पष्ट किया गया है। चूंकि मेरे पास बोर्ड आज थोड़ा छोटा है तो मैं सबको लिख के नहीं बता सकती, इसलिए आप इसे अपनी कॉपी में लिखें, सुन सुन के लिखें। इस चित्र से स्पष्ट है कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है वैसे वैसे उसके मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जो मूल्य रेखा है, जो प्राइस लाइन है, वो हमेशा ऊपर की ओर बढ़ती जाती है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि चित्र में क्या दिखाया गया हमें, मूल्य रेखा। ये जो मूल्य रेखा है वो M और N को जाती है। मूल्य रेखा M से बढ़कर N के तरफ चली जाती है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था M N, ये मूल्य रेखा है, ये मूल्य रेखा M से बढ़कर N की तरफ चली गई, M1 से N1 की तरफ, M2 से N2 की तरफ और M3 से N3 की तरफ चली गई। उसके बाद हम देखते हैं तटस्थ की वक्र रेखा। ये जो IC1 है ये तटस्थ की वस्तु रेखा है। आप कहीं लिख ले IC, इसको तटस्थ भी कहते हैं, तटस्थ वक्र रेखा। देखिए ये आगे की तरफ बढ़ते हुए गई है, तटस्थ की वक्र रेखा है। ये IC1 से शुरू होती है और ऊपर की तरफ जाते जाती है। IC1, IC2, IC3 एंड IC4 को पहुंच जाती है। Q जो इसमें दर्शाया गया है वो प्रारंभिक संतुलन की रेखा है, प्रारंभिक संतुलन की बिंदु Q है, लेकिन उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने से ये क्रमशः ऊपर की ओर बढ़ जाती है। अगर उपभोक्ता की आय में कमी हो जाएगी तो वो नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, लेकिन चूंकि अभी हम लोग आपको दिखाए हैं कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो रही है तो ये Q1, Q2, Q3 एंड Q4 से ऊपर चली जाती है। ICC हमें आय उपभोग रेखा दिखाती है। ये जो ICC है वो आय उपभोग रेखा दर्शाती है, उपभोग रेखा। ठीक है, आय उपभोग रेखा दर्शाती है। यहाँ पे पूरा आपको हर चीज क्लियर हो रहा है। MNN क्यों लिया गया, M1 M2 क्यों लिया गया, इसको पूरी तरह से आप वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो रेखा, जो चित्र हम लोग दर्शाएंगे उस चित्र को पूरी तरह से क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि M क्या है, N क्या है, Q क्या है, IC1 क्या है और ICC क्या है। तो इसीलिए मैंने आपको पूरी तरह से इसे क्लियर कर दिया है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और दर्शाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।